Yes, online, am I audible? Yes, class, am I audible? Yes, sir. Okay. क्लास जो आपका परसों टेस्ट हुआ था ना, उसकी मैं आंसर की शेयर कर दूंगा आप लोगों को थोड़ी देर में, तो आप लोग आंसर्स देख लेना उसमें से. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो कल हम टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, आज हम नया स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न एम्पायर हमने स्टार्ट करना था, है ना. सेकंड रुको. आज सबने क्या पढ़ा था? यस. जल्दी बताओ. अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ था इंडिया में? चालू कर. आया नहीं था. चालू कर. उधर आ गया. अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में बता नहीं दिया था भाई. बता दिया था. बता दिया था. बैटल ऑफ हाइडेस पास वो भी बता दिया था, पोरस भी बता दिया था, पंजाब भी बता दिया क्वेश्चन था. भी बता कहां से पता है. क्लास में सो रहा था. याद है वो फॉरेस्ट से याद है. मारा को कब एंटर किया था. आगे आ जाओ यार, इतने पीछे क्यों बैठ रहे हो? आगे आ जाओ. कैमरा. इधर आ जाओ. इधर आ जाओ. इधर आ जाओ. आज हमने स्टार्ट करना है मौर्यन एम्पायर. डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको. क्वेश्चन पूछ रहा है आपने से. किसी का क्वेश्चन पूछना तो मेरी बात में याद दिलाना. ठीक है. अब देखो, जो मौर्यन एम्पायर था उसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य. स्क्रीन ऑन कर लो. क्या हुआ? स्क्रीन ऑन कर लो सर. वीडियो नहीं, अगर कुछ लिखवाना होगा ये मैं इधर स्क्रीन शेयर कर दूंगा, पेन टैब से शेयर हो जाएगी जब मेरे को अगर लिखवाना होगा. ठीक है सर. अदरवाइज जो समझा रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ, बस सुनते जाओ. ठीक है सर. थैंक यू सर. अब देखो क्या होता है. जो मौर्यन एम्पायर है उसको फाउंड करते हैं, उसको स्टैब्लिश करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य. ये तो हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, मौर्यन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करती है. लेकिन हमें ये सब चीजें पता कहाँ से चली? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस के बारे में, कि क्या सोर्सेस थे, कौन से सोर्सेस थे, किन सोर्सेस की वजह से हमें आज ये पता है कि मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मौर्यन एम्पायर की सोसाइटी कैसी थी, मौर्यन एम्पायर में क्या क्या चीजें चल रही थी, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन होता था, पोस्ट कौन कौन सी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये चीज समझ में आई? पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ मौर्यन एम्पायर के बारे में. जो मौर्यन एम्पायर होते हैं उसको सेटअप करते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर को विद द हेल्प ऑफ चाणक्य सेटअप करते हैं. और चाणक्य जो अर्थशास्त्र बुक है उसको लिखा होता है. अर्थशास्त्र का मतलब होता है मटेरियल वेलबींग. मटेरियल वेलबींग भी मैं आगे समझाऊंगा क्या चीज होती है, इसका मतलब क्या होता है. उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सक्सीड करता है? बिंदुसार. बिंदुसार जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड करता है. और बिंदुसार के बाद या बिंदुसार के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर होता है
वो साउथ इंडिया की तरफ को भी क्या करता है, एक्सपेंड करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या कहते हैं अपने अंपायर को क्या किया था, एक्सपेंड किया था। लेकिन जब बिंदुसार क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड करते हैं, तो मौर्यन अंपायर की एक्सपेंशन सदर्न इंडिया में भी होती है। और बिंदुसार को सक्सीड करते हैं अशोका, राइट। अशोका के नहीं सुना है, उनकी कलिंग वॉर जो 261 बीसीई में हुई थी, उसके बारे में भी हम सब लोगों ने सुना है। उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हुई थी। बेसिकली आपके लिए कलिंग वॉर में यही इंपॉर्टेंट होगा कि कलिंग वॉर का ईयर कौन सा है और उसके बाद क्या चेंजेस आए थे। और अशोका के बाद जो सक्सेसर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, और अशोका के बाद ही मौर्यन अंपायर की डिक्लिनेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मौर्यन अंपायर डिक्लाइन करने लगता है। हम इसमें पढ़ेंगे मौर्यन एज की सोसाइटी, मौर्यन एज का जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो सब, कुछ टर्म्स वगैरह, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मौर्यन एज के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है। तो मेन सोर्सेज हैं, एक तो कौटिल्याज या चाणक्याज अर्थशास्त्र, एंड द सेकंड वन इज इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में था, जिसको 301 बीसीई में कौन हरा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को हराते ही जो पंजाब वाला एरिया होता है, कांधार जो प्रेजेंट का अफगानिस्तान है, वो वाला जो एरिया होता है उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं और सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। बदले में सेल्यूकस निकेटर जो होता है वो अपने कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा, जिसका क्या नाम होता है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को किसकी कोर्ट में वो भेजते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। और चंद्रगुप्त की मौर्य की कोर्ट में आने के बाद जो मेगास्थनीज होता है अपनी बुक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में चीजें मेंशन करता है। एक और फैक्ट, हमें क्या पता है कि जो इंडियन कास्ट सिस्टम था वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 क्लासिफिकेशन है। बट अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने इसे 7 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। इज इट क्लियर? यस सर। अब कौटिल्याज अर्थशास्त्र के बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं। देखो, जो अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थ मतलब मटेरियल, शास्त्र उसकी स्टडी, राइट, दैट इज मटेरियल वेलबींग और मटेरियल वेलबींग की स्टडी। मटेरियल वेलबींग मतलब एनीवन, व्हाट इज मटेरियल वेलबींग? यस ऑनलाइन, व्हाट इज मटेरियल वेलबींग? हाँ, अरे तुम लोग तो मौर्य करके आए हो, नहीं सर, यहाँ से सोर्सेज नहीं है सर। ये सोर्सेज यहाँ सोर्सेज निकल रहे थे। नहीं, जब हम आए तब व्हाट इज मटेरियल वेलबींग? यस ऑनलाइन, अरुण, तरुण, निवेश, हर्षदीप। सर बताते नहीं होते सर। Sir, no idea, sir. नो आइडिया? No, sir. Yes, sir. यस, मटेरियल वेलबींग मतलब हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, मटेरियल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मटेरियल इंस्क्रिप्शंस का नॉट धातु। सर, वो ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मटेरियल वेलबींग मतलब किसी इंसान की, चलाना कैसे, हाँ वो सब चीजें आ जाएगी। सोसाइटी में कैसी इन्फ्लुएंस है, क्या उसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, क्या वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है। जो संसार से जुड़ी चीजें होती हैं, कपड़े, खाना, घर, नौकरी, इन सब चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मटेरियल वेलबींग। और अर्थशास्त्र हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इज इट क्लियर? यस सर। अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है, अर्थशास्त्र के अंदर धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब चीजें मेंशन है। उसके बाद अर्थशास्त्र की जो बुक्स हैं, इसमें लिख लो, अगर अर्थशास्त्र के बारे में मेंशन नहीं है इसमें लिखो, अर्थशास्त्र कंसिस्ट 15 बुक्स, अगर है तो मेंशन कर लो। हाँ, जिनको बोला क्या जाता है, अधिकरणस, जिनको क्या बोला जाता है, अधिकरणस, जो कि डिवाइडेड है 5, 8 और 2 के पार्ट में। अधिकरणस
क्या बुक डिवाइड नहीं है तेरे पास? बुक लाना भूल गया पूरा। लिख लिख। किसका ये? पता नहीं कुछ है थोड़ा सा लिखा हुआ है। लिख लिख। अधिकरणस, ADHIKARANS, अधिकरणस जो कि डिवाइडेड है किन किन के रेशो में? 3:5:2, नहीं 3:8:2, मैथ मैथिंग नहीं नहीं मैथ इज नॉट मैथ 5:8:2, 5:8:2, यार डोंट कंफ्यूज। 5:8:2। जो पहली 5 बुक है इनको हम बोलते हैं तंत्र, और ये किससे डील करती है? इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से। अपने राज्य को कैसे चलाना है, अपने मंत्रियों के ऊपर स्पाई कैसे करनी है, एक राजा की असैसिनेशन कब करनी है, अपने फैमिली मेंबर को कब मारना है, ये सब चीजें भी अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन है। अगली जो 8 बुक है उनको हम बोलते हैं अवापा, AVAPA, अवापा। और ये दो कंट्रीज के, दो स्टेट के रिलेशंस के बीच में, मतलब इंटर स्टेट रिलेशन से क्या करती है? डील करती है। इंटर स्टेट रिलेशन समझते हो? फॉरेन पॉलिसी आपकी कैसी होनी चाहिए, कब एक एनिमी के सामने आपने झुकना है, कब एक एनिमी को झुकाना है, कब वॉर स्टार्ट करनी है, कब वॉर रोकनी है, ये सब चीजें कहाँ पे मेंशन है? इन 8 बुक्स में, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? अवापा। टोटल 15 बुक्स को क्या बोलते हैं हम? अधिकरण। पहली 5 को तंत्र, आखिरी दूसरी 8 को अवापा, और जो आखिरी की 2 बुक्स हैं वो मिसलिनियस बुक्स है और उनका कोई नाम नहीं। ये मिसलिनियस टॉपिक से क्या करती हैं? डील करती हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो ये बुक्स हैं ये वॉर डिप्लोमेसी, वॉर गेम्स, लॉज, प्रिजन्स, टैक्सेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फोर्टिफिकेशन, एटसेट्रा 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 चीजों से डील करती है। कब असैसिनेशन करना है राजा का, कब फैमिली मेंबर को ही मार देना है, कैसे अपने मिनिस्टर्स के ऊपर स्पाइस को लगाना है, कैसे उन स्पाइस को मैनेज करना है, कैसे अपने ही राज्य के अंदर स्पाइस छोड़ने हैं कि राज्य में एक राजा के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। इन सब चीजों से अर्थशास्त्र क्या करता है? डील करता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस ऑनलाइन? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। अब उसके बाद बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। जो मेगास्थनीज था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 301 BC में हरा दिया था, और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को कहां भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? सर हराया किसको? हाँ, किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था सेल्यूकस निकेटर? यस, क्या नाम है? गंधर्व। मेरे को कांधार कांधार याद आ रहा। हाँ गंधर्व। पता नहीं, सो रहा था क्लास में। 3 साल की क्या करनी है? डिग्री करनी है पूरी, फिर कब पड़ेगा? याद नहीं, कब पढ़ूंगा? सर बता भाई, कौन था सेल्यूकस निकेटर? ये दीक्षिता या दक्षिता? ये दक्षिता। वो सेल्यूकस निकेटर। पता नहीं। आओ, ये वो सेल्यूकस निकेटर। हाँ भाई। जो मतलब अलेक्जेंडर जब किया था, हाँ, तो तो अपने कुछ गवर्नर्स छोड़ के गया था। तो जो अफगानिस्तान वाला रीजन था वहां पे जो गवर्नर अपॉइंट करके गया था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्लास लगाई थी ना मेरी हिस्ट्री, ये पहली क्लास है। जब मैंने वैदिक वाली लाई उसके बाद नहीं क्यों? तो सर ने रेट्रोसेशन ना कर दी। सर वो कहते कि नवा बैच स्टार्ट होगा अप्रैल की। फिर अभी क्यों लगा रहे हो? सर उन्होंने कहा कि टाइम टेबल आया ना तो आपकी क्लास है। ठीक है। अब देखो, यस, अलेक्जेंडर की डेथ कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन। यस। through which pass Alexander entered India? सर केवाईसी मतलब कैसे है वो? आपने पूछा बोलते वैसे कहाँ से एंटर किया था? चल आर्यंस बता दे कहाँ से एंटर किए थे। सेम जगह थी सर। खैबर पास। हाँ खैबर पास। खैबर पास।
कहाँ से आए थे आर्यंस? खैबर पास से आर्यन कहाँ से आए थे? खाइबर पास सेंटर सेंट्रल सेंट्रल एशिया से आए थे, तो मैक्सिमम की थोड़ी थी, एक दूसरी थी बागलनगर की थोड़ी थी, उनके की 8 के रीजन से आए। ऐसे याद होता है। इज इट क्लियर? यस अब देखो क्या होता है। अब जो मेगास्थनीस होता है वो बेसिकली एक ग्रीक होता है, अपने कंट्री ग्रीस से आया होता है। तो ये जो सबसे बड़ा गलती जो इंडिया में आके करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आके करता है, वो ये करता है कि इंडियन सोसाइटी को ग्रीक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। मतलब इसको जो चीजें बताई जाती हैं किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ये उन्हीं चीजों पे बिलीव कर लेता है। और इसकी बुक में बहुत ज्यादा फ्लॉज थे। हमें इसकी बुक तो एग्जैक्टली नहीं मिली है क्योंकि इसकी बुक खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी, लेकिन इसकी बुक के रेफरेंसेस अलग अलग लोगों की बुक्स में मिले हैं। तो हमने जितनी भी इंडिका के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो अलग अलग लोगों की जो बुक्स हैं, जैसे टॉलमी हो गया, टॉलमी के बारे में सुना है? तो ये जिसने वो थ्योरी दी थी, कौन सी? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी? नहीं जियोसेंट्रिक थ्योरी कैसे दी थी वो तो? कोपरनिकस ने, नहीं, कोपरनिकस ने जियोसेंट्रिक, अर्थ जिसमें बीच में होता है। ये जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। कोपरनिकस तो भगवान था। कोपरनिकस की थ्योरी 1543 में आई थी, 1543 में। और टॉलमी की थ्योरी 140 एडी में आई थी, 140 बीसीई में आई थी, सॉरी नहीं एडी में ही आई थी। नहीं सर, टोलमी का काम उसने किया था, मतलब टॉलमी के बाद आई थी, पहले आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, फिर आई थी हीलियोसेंट्रिक हाँ। थ्योरी, फिर आई थी कोपरनिकस थ्योरी। उसके उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद आई थी केपलर की थ्योरी, केपलर के बाद आई थी मॉडर्न। चेक कर लेते एक बार। कैपिलर ने चेक करके आई हो, आई एम श्योर अबाउट इट। कैपिलर ने तो उसका काम वो किया था ना, आगे बढ़ाया था किसी का, उसकी थ्योरी तो खुद ही उसने नहीं, उसने तीन केपलर की थ्योरी पता है क्या थी? केपलर की थ्योरी ये थी, कोपरनिकस ने बोला था कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। बोल दिया था। हाँ, और केपलर ने कहा था इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जो कोपरनिकस ने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था कि जो सन है वो हमारे यूनिवर्स के सेंटर में है और सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। लेकिन केपलर ने कहा था जो हमारा सन है वो एक गैलेक्सी में, एक सोलर सिस्टम में है, और वो सोलर सिस्टम है किसके सेंटर में? यूनिवर्स के सेंटर में। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी आई थी उसमें ऐसा कहा गया था कि जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का पार्ट है और गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। देख लिया? हमने गलत पढ़ाया सर स्कूल में। तूने गलत से वो किया होगा। हाँ चलो ठीक है, लेट्स बैक टू द वर्क। अब देखो क्या होता है, जो मेगास्थनीस होता है, मेगास्थनीस इंडिया में 7 क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? कास्ट सिस्टम की 7 क्लासिफिकेशन करता है। और ओरिजिनली हमारे वेदास के अकॉर्डिंग कितनी है? 4। अब वो 7 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है वो समझ लो। फिलोसफर्स, उसके बाद हेल्ड इन हाई एस्टीम, मतलब जो उच्च लोग होते हैं जैसे ब्राह्मण्स, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स, हर्ड्समैन, हंटर्स, आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ओवरसियर्स एंड किंग के जो काउंसलर होते हैं। मतलब इसने जो जो ऑक्यूपेशन देखे उस ऑक्यूपेशन पे इसने कास्ट बना दी। क्योंकि इसको चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में इसने क्या ऑब्जर्व किया कि हर बंदे का काम अलग है और उस अलग काम के बेसिस पे उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करी जा रही है। ये चीज इसने एनालाइज करी। और उस टाइम जो कास्ट सिस्टम था वो क्या हो रहा था? रिजिड हो रहा था, राइट। और इसको ये लगा कि जो बंदे जो काम कर रहे हैं वही उनकी कास्ट है। उसको ये नहीं पता था कि पहले कास्ट बर्थ सिस्टम पे नहीं थी, क्योंकि उसने ये क्या चीज ऑब्जर्व करी कि यार ये फार्मर का बेटा है, इसका पापा भी फार्मिंग करता था, ये भी फार्मिंग कर रहा है, मतलब ये फार्मर की कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये किंग का काउंसलर है, इसका पापा भी किंग का काउंसलर था, इसका बेटा भी किंग का काउंसलर हो रहा है। मतलब इनकी अलग कास्ट है, इनकी कास्ट में जितने बंदे पैदा होते हैं, जितने लोग पैदा होंगे वो सारे के सारे किंग के काउंसलर होंगे। ये चीज ऑब्जर्व किसने करी? मेगास्थनीस ने। और यही चीजें उसने अपनी बुक इंडिका में मेंशन करी। इज इट क्लियर? मैंने 2 टाइप के विवाह बताए थे, कौन कौन से? हाँ। 2 टाइप के बताए थे वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में। वो ये विवाह था नहीं, उस क्लास में नहीं था।
वैदिक में यही पूछ रहा हूँ। सर वो मतलब हाँ, हायर कास्ट की मैं लोअर कास्ट अच्छा वो वाले कौन सी विभाग वो लिखे थे मैंने। और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब हायर कास्ट का मैन लोअर कास्ट की वुमन से, प्रतिलोम लोअर कास्ट का मैन हायर कास्ट की वुमन से। अब देखो क्या होता है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि पहले अर्ली वैदिक एज में क्या था, फीमेल्स को क्या थी, छूट काम थी, करने की वो उसमें ज्यादा ऑटोनॉमी ग्रांटेड थी। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक एज आती रही वो उस ऑटोनॉमी को क्या कर लिया गया, धीरे धीरे कम करने लग गया। इस चीज का मेंशन कौन करता है, मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज के अकाउंट से हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। पहली होती है एंडोगेमी, एंडोगेमी, और दूसरी होती है हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस। एंडोगेमी क्या होती है, मतलब अगर कोई बंदा शूद्र क्लास से है तो वो उसकी जो बेटी होगी या उस शूद्र क्लास की एक फीमेल शूद्र के ही अंदर क्या करेगी, मैरिज वैश्या की वैश्या से, क्षत्रिय की क्षत्रिय से, ब्राह्मण की ब्राह्मण से। ये चीज पहले अर्ली वैदिक एज में नहीं थी, जो कि लेटर वैदिक एज आते आते क्या होती गई, स्ट्रिक्ट होती गई और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे। जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अर्ली वैदिक एज में गर्ल्स को ऑटोनॉमी थी अपने मर्जी से शादी करने की, राइट। लेकिन वो चीज जब ज्यादा बढ़ने लगी तब क्या होने लगा, जब इंटरकास्ट मैरिजेस ज्यादा बढ़ने लगी। यार आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर लेटर वैदिक एज में अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम मैरिज का जिक्र है, वो जिक्र तभी तो आएगा जब वो चीजें चल रही होंगी। अदरवाइज किसी को सपना तो आ नहीं जाएगा कि हायर कास्ट की मैरिज लोअर कास्ट की वुमेन से भी हो सकती है, या लोअर कास्ट की मेल की मैरिज हायर कास्ट के फीमेल से भी हो सकती है। सपने तो आएंगे नहीं, अज्यूम तो करेंगे नहीं, मतलब ये चीजें चल रही थी तभी तो मेंशन है। और इस चीज को रोकने के लिए जो हमारा कास्ट सिस्टम था रिजिड होता गया, स्ट्रिक्ट होता गया, और अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जब मेगास्थनीज आया तो इसने ये चीजें स्ट्रिक्टली नोटिस करी, स्ट्रिक्टली देखा कि जो सोसाइटी है किसकी, मौर्यन एम्पायर की, उसमें एंडोगेमी मतलब अपनी कास्ट के अंदर ही शादी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। साथ ही साथ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया, काउंसलर का बेटा काउंसलर ही बनेगा, फार्मर का बेटा फार्मर ही बनेगा। ये चीज समझ में आई। कैसे सोर्सेस थे, कैसे पता चला सोसाइटी के बारे में, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन कर लेना कि इंडिका से हमें एंडोगेमी के बारे में एक तो पता चला था और साथ ही साथ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन के बारे में पता चला था। और तीसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज ने हमारी कास्ट की कितनी क्लासिफिकेशन करी थी, 7। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत समझने में? सर जैसे इसमें काला सूप ने उससे विवाह किया था शूद्रा वाली से, क्या? हाँ, काला सूप ने, हाँ। उसका बेटा था वो महापद्मनंदा जी का, तो मतलब उसको शूद्रा क्यों बोलते हैं सर? मतलब जो लोअर कास्ट होगी वो नाम देते हैं उस बेटे को। अब वो शूद्र कौन बोल रहा है, ब्राह्मण बोल रहे हैं। हाँ। क्या ब्राह्मण ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि हायर क्लास लोअर क्लास की विमेन से शादी कर रहे हैं? अगर हायर कास्ट लोअर कास्ट शादी करते तो बेटे को लोअर कास्ट ही मानेंगे सारे, क्योंकि ब्राह्मण्स की नजर में वो चीज क्या हुई है, गलत हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट टाइम जो ब्राह्मण या हायर क्लास का व्यू पॉइंट था, मतलब वो ये था, तुम वैश्या से कर लो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बस शूद्रास के साथ ही नहीं चीज करनी है, शादी नहीं करनी है, कोई रिश्ते नहीं रखने, कोई दोस्ती नहीं रखनी है, कोई रिलेशन नहीं रखना है। चीज समझ में आई? कोई डाउट? फिर आंसर भी नहीं करता, डाउट हुआ। कौन सा आंसर दिया? ये अनुलोम प्रतिलोम देख के बता रहा है। सर तो डाउट होना तो याद बता देगा? देख के। ठीक है, चलो अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। किसने बेइज्जत किया था, चलो बता दे। चाणक्य को किसने बेइज्जत किया था? यस सर, मतलब इतना मेरे को पता है किसने किया था, उसके बाद वो इसको लेके आया था चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने पर किया था? किसने किया था वो? नंद डायनेस्टी का था कोई? यस सर, नंदा डायनेस्टी का, नंदा वो फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी का। ये दूसरा वो क्या था, दयानंद, दयानंद। धनानंद, धनानंद, दयानंद। ये धनानंद जी का और याद है दयानंद। ठीक है, अब जो धनानंद होता है वो एक शूद्र होता है, राइट। और धनानंद अपने से ऊपर कास्ट वालों को, अपने से ऊपर क्लास वाले को
बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, स्पेशली क्षत्रिय एंड ब्राह्मण। उसे ये लगता था कि हमेशा से क्षत्रिय और ब्राह्मण हमारा एक्सप्लॉइटेशन करते आए हैं, स्पेशली किसका, शूद्रास का। इज्जत तो ज्यादा शूद्रास को भी नहीं देता था वो, लेकिन इनके साथ कुछ ज्यादा ही गहरी दुश्मनी थी इसकी। इसे इसे ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे वो पसंद नहीं थे। तो एक दिन क्या होता है, जो धनानंद होता है वो चाणक्य की अपने भरे दरबार में क्या कर देता है, बेइज्जती कर देता है, इंसल्ट कर देता है, जो चीज चाणक्य को या कौटिल्य को बहुत ज्यादा लग जाती है। और वो उसी दिन डिसाइड कर लेता है कि इस नंद डायनेस्टी को वो खत्म करके रहेगा। अब क्या करता है, इसके पीछे की स्टोरी है, उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा मैं, बेसिकली इतना बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है जब चाणक्य से, जब चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बच्चा होता है। चाणक्य उसे ट्रेन करता है, चाणक्य उसे एजुकेट करता है, चाहे फिर वो युद्ध शास्त्र हो या चाहे फिर वो डिप्लोमेसी हो, हर एक चीज में उसे ट्रेन किया जाता है थ्रू बाय चंद्रगुप्त, बाय चाणक्य और कौटिल्य, राइट। अब क्या होता है, पहले तो जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो पंजाब वाली टेरिटरीज को अपने अंडर करता है डायरेक्टली नंद डायनेस्टी के ऊपर हमला करने से पहले। इसके पीछे की भी एक थ्योरी है, इसके पीछे की भी एक स्टोरी है, और वो स्टोरी है दाल चावल स्टोरी। यस, काइंड ऑफ यूनिक नेम मैंने दिया है नाम। दाल चावल स्टोरी क्या है, एक बार क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य वैसे ही एक गांव में घूम रहा होता है, गांव में नहीं है, जंगल में होता है, गांव में होता है, कहीं पे तो होता है। तो वहां पे क्या देखता है कि छोटा बच्चा होता है, वो ना दाल चावल खा रहा होता है। जब वो दाल चावल खा रहा होता है तो वो एकदम से ना, मतलब ये दाल चावल है पूरा, और वो बीच में हाथ डालता है और वो जल जाता है। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि बीच से क्यों खा रहा है, बीच में चीज, बीच में दाल चावल गर्म होते हैं, साइड से खा, किनारे पे जो दाल चावल है जल्दी ठंडा हो जाता है। और इस चीज से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या सीख ली कि कोई भी राज्य हो, कोई भी किंगडम हो, उसकी सबसे ज्यादा पावर उसके सेंटर में होती है, मतलब उसकी सबसे ज्यादा फोर्सेस, जितनी भी ताकत होती है, उसने अपने एम्पायर के, अपने कैपिटल के आसपास लगाई होती है। और जो उसके राज्य के साइड वाले, दूर दूर वाले एरियाज, रीजन होते हैं, वहां पे जो आर्मीज होती हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, एज वेल एज अगर उन आर्मीज को हराया जाएगा तो और फर्दर सपोर्ट आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तब तक तो काम तमाम हो चुका होगा। यही थ्योरी को फॉलो करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पंजाब वाले रीजन में क्या किया, नंद डायनेस्टी के ऊपर हमला किया, वहां वाला एरिया एक्वायर किया, और उसके बाद डायरेक्टली वहां की मदद लेके जो मेन रीजन था, जो मेन कैपिटल थी नंद डायनेस्टी की, मगध वाले रीजन में क्या किया, एनेक्स किया, इन्वेजन किया, और अल्टीमेटली नंद डायनेस्टी को अपने अंडर कर लिया। ये पूरा समझ में आया? यस, कोई डाउट? बाकी आगे सर मैं तो ये एक साथ आएगा बस सर, ऊपर भी आएगा, ऊपर नहीं, ये बंद होएगा ऊपर, और वो दोनों वो ऊपर आएंगे। अच्छा वो सुबह आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेस्टी की स्टार्टिंग की। अब जो कहानियां थी, कैसे सेटअप हुई, सब कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं फाउंडर से। फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि कब सक्सीड करते हैं नंद डायनेस्टी को। कहीं पे 324 लिखा है, कहीं पे 321 लिखा है, तो कुछ भी मान लो, कभी भी डेट्स आपसे नहीं पूछी जाएगी, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री की, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री की डेट्स हमेशा कंट्रोवर्शियल होती है, इसीलिए कभी भी डेट्स मेंशन नहीं की। जो बिल्कुल ही फिक्स है, जिसमें कोई दोहराई नहीं है, जैसे कि इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर 326 बीसी, कलिंग वॉर 261 बीसी, ये सब पूछ सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी कोई किंग कब सक्सीड किया, जैसे बुद्धा का डिमाइस कब हुआ, इसके ऊपर कंफ्लिक्ट है। बुद्धा का जन्म कब हुआ, इसके ऊपर कंफ्लिक्ट है, डेट्स के ऊपर। तो ये सब चीजें नहीं पूछी गई। क्लियर? अब देखो, जो फाउंडर होते हैं मौर्यन डायनेस्टी के, वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और क्या करते हैं 321 से 324 बीसीई से 297 बीसीई तक क्या करते हैं, मौर्यन डायनेस्टी को
रूल करते हैं। अब इसमें चीजें लिखते जाओ। इनको सेंड्रोकोटस कहा जाता था बाय ग्रीक्स। ऑनलाइन लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य was called सेंड्रोकोटस by the Greek scholars. सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, SANDROCOTTUS, सेंड्रोकोटस by the Greek scholars. सेकंड पॉइंट लिखो, he defeated Seleucus Nicator. He defeated Seleucus Nicator in 300 BCE. In 300 BCE, and then Seleucus Nicator sent an ambassador to the Mauryan court named Megasthenes. Bracket में लिख लेना, who wrote the Indica. Seleucus Nicator sent an ambassador to the Mauryan court named Megasthenes, who wrote the Indica. आगे लिखो, in the later phases of his life, he adopted Jainism. And went to the hills of Shravana Belagola. He adopted Jainism and went to the hills of Shravana Belagola, जो कि कहाँ पे है, मैसूर में, with भद्रबाहु एक जैन फिलोसफर थे। श्रवण बेलगोला, BELAGOLA, श्रवण बेलगोला with भद्रबाहु and committed सल्लेखना। सल्लेखना क्या होता है? डेथ बाय स्टारवेशन, खाना पीना त्याग देना और भूख से। भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला कौन सा स्टेट एक्वायर किया था? पंजाब, हरियाणा। पंजाब किसने किया था फिर? इसने जो एम्बेसडर गया था। चलो सही है। सबसे पहले स्टेट कौन सा इन्वेड किया? पंजाब ने किया। कहता सेल्यूकस निकेटर। एम्बेसडर। हाँ, जो एम्बेसडर मेगास्थेनेस ने किया था। यहाँ तक लिख लिया। यस ऑनलाइन। यस सर। यहाँ तक का मतलब यस सर। सल्लेखना का मतलब होता है डेथ बाय स्लो स्टारवेशन, मतलब खाने पीने को त्याग देना और धीरे धीरे भूख से मौत हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? सल्लेखना। ये जैनिज्म में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, अभी भी किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूजिंग। क्या बोला? आगे लिखो, बिंदुसार। मर के मिलता क्या था रे? हेवन। आगे लिखो, बिंदुसार। वो जिंदगी में कितने बुरे काम किए और लास्ट में भूखे मरने से जन्नत में। तभी तो सल्लेखना किस लिए परफॉर्म करते थे? क्योंकि जितने कष्ट इन्होंने लाइफ में किसी को दिए हैं, उन कष्ट को इसी दुनिया में क्या कर लो, टॉलरेट कर लो, और जब इस शरीर को छोड़ोगे तब ऐसा बोला जाता है जैनिज्म में, आपको अगले शरीर में जाके कष्ट नहीं झेलने पड़े। हेवन और हेल का कांसेप्ट किसने दिया है? यार देखो, सबसे एंशिएंट ट्रेडिशन है हिंदुइज्म, सबसे पहले कांसेप्ट उसी में ओरिजिनेट हुआ था। अब मैं बाकी का नहीं कह सकता हूँ। सेम चीज क्रिश्चियनिटी में भी है, सेम चीज इस्लाम में भी है, बुद्धिज्म में नहीं है। जैनिज्म में ऐसा कुछ हेवन और हेल वाला नहीं है, लेकिन जैनिज्म में है कि अगर बुरे कर्म करोगे एटसेट्रा एटसेट्रा, कर्मा में भी लिखा पर उसके अकॉर्डिंग कर्मा मिलेगा। नहीं कर जाएगा। जैनिज्म में आपको पता है, इतना कोई बंदा जैनिज्म
इतना ज्यादा मतलब सेंसिटिव रिलीजन है कि ये लोग एक चींटी को मारना भी बहुत बड़ा पाप समझते हैं। जैनिज्म में नॉनवेज नहीं खाया जाता, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और अभी रिसेंट की न्यूज आई थी कि बकरीद पे जैनिज्म ने कुछ जैन ने क्या किया था, 250-300 बकरे खरीद लिए थे ताकि उनको स्लॉटर हाउसेस में काटा ना जा सके। चलो वो तो प्याज भी नहीं खाते ना। हाँ, प्याज भी वो नहीं व्हाइट खाते, कलर का मास्क लगा के रखते हैं। वो मास्क लगा के, लगा रखे हाँ, वो क्या अपने रहता मुंह पे है मास्क भी लगा के रखते हैं, किस लिए, ताकि कहीं ताकि उनकी जर्म्स वगैरह ना आ जाए, कोई हाँ, इंसेक्ट वगैरह ना। कोई जर्म्स वगैरह उनके अंदर ना जाए, क्योंकि जर्म्स को भी वो क्या समझते हैं कि वो जी रहा है और हमारे पेट में जाके या हमारे अंदर जाके वो मर ना जाए। मुस्लिम धर्म में भी ऐसा होता है। मुस्लिम में कहाँ होता है? तो पकड़ लिया नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। लाल का- अब देखो बिंदुसार लिख लो। ही वॉज एड्रेस्ड एज अमित्रोकेट्स, AMITRO, अमित्रोकेट्स। मित्र गधा लिखा है। वो महाभाष्य के अकॉर्डिंग है। अमित्र घात, नॉट मित्र, ओके गधा गधा लिखा है। अमित्र गाथा, घात, गाथा। घात, किलर ऑफ एनिमीज। इसका अमित्रोकेट्स का मतलब ही यही होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स या डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, तो मित्र गाथा का मतलब यही लिखा है। सेम। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है उनसे कि ये है। अमित्रो कर की दो, क्या हुआ? रिपीट कर दो बिंदुसार एक बार। क्या आपके पास बुक नहीं है? बुक तो है सर, पर उसमें ये लाइन नहीं है, कौन सी लाइन? अमृतोकेट्स वाली। लिख लो। ग्रीक्स कहते थे उसे अमित्रोकेट्स, AMITROCHATES, अमित्रोकेट्स। और अमित्र घात अकॉर्डिंग टू महाभाष्य, महाभाष्य एक हिंदू टेक्स्ट है, दोनों का मतलब सेम है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स या डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। प्लीज तरुण स्विच ऑफ योर माइक। अब देखो क्या होता है, ये जो बंदा है ना बिंदुसार, he was responsible to expand the empire of Mauryas to the South India. आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे बनेगा, which ruler was responsible for the expansion of Mauryan empire between the land of two seas, that is South India. दो सीज कौन सी हैं? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। Is it clear? यस सर। अब देखो क्या होता है, इसके कोर्ट में एक एम्बेसडर आया था जो कि सीरियन किंग एंटियोकस ने भेजा था, और उस एम्बेसडर का नाम था डिमैकस। डिमैकस came to the court of Bindusar. Dimachus, DEIMACHUS, Dimachus, DEIMACHUS, Dimachus was sent to the court of Bindusar by the Syrian king Antiochus, 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 by the Syrian king Antiochus, ANTIOCHUS, Antiochus. अब इस बंदे ने क्या किया था, अपने आखिरी समय में एक आजीविका सेक्ट बन रहा था। जब हिंदुज्म की प्रैक्टिसेस से परेशान होके अलग अलग रिलीजन्स की फॉर्मेशन होने लगी, तो उसमें से एक रिलीजन आजीविका वो भी निकला था। और ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने अपने आखिरी समय में आजीविका सेक्ट को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया। इज इट क्लियर? PYQ है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। और ये चीज का कंफ्यूजन मत रखना कि आजीविका सेक्ट बुद्धिज्म या जैनिज्म से रिलेट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजीविका सेक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, यस, लेट्स टॉक अबाउट अशोक। लेट्स टॉक अबाउट अशोक। अब बिंदुसार को सक्सीड कौन करता है? अशोक।
और अशोक जो है अशोक इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस emperor of the Mauryan Empire, even more famous than the Chandragupta Maurya himself, right? अब देखो अशोका के किंग बनने के लिए भी एक बहुत बड़ी 4 साल तक उसे लड़ाइयां करनी पड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार के इस गद्दी को हासिल किया था। यस, देखो जो बिंदुसार था वो सुसीमा को क्या बनाया, सुसीमा इसका बेटा था सबसे बड़ा, उसे एम्परर बनाना चाहता था, लेकिन जो मिनिस्टर्स थे और उन मिनिस्टर्स को लीड कर रहा था राधगुप्त और जो दूसरे मिनिस्टर्स थे वो क्या करना चाहते थे, अशोका को एम्परर बनाना चाहते थे मौर्यन एम्पायर का। अब इसी कन्फ्लिक्ट में चंद्रगुप्त अशोका को क्या करना पड़ा, 4 साल तक अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा और एक एक करके उनको मारना पड़ा। और 4 साल बाद जब उसने अपने 99 के 99 भाइयों को मार दिया, तब जाके जो अशोका था वो मौर्यन एम्पायर की गद्दी पे बैठ पाया। यहां तक समझ में आया? इसमें अकेले कैसे निपटा दिया? मैंने क्या बोला, एक मिनिस्टर्स का सपोर्ट था। जो मिनिस्टर्स थे वो किसको बनाना चाहते थे, अशोक को, लेकिन जो बिंदुसार था वो किसे बनाना चाहता था, सुसीमा। जब सुसीमा को मारा गया तो बाकी भाइयों ने रिवोल्ट कर दिया, लेकिन सपोर्ट किसके पास था, अशोक के पास। तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा, अशोक। जो सुसीमा उसका लड़का था बिंदुसार का बड़ा ऐसे तो ये तो ऐसे पूछे, बिंदुसार चाचा लगता हूँ बगल के घर में ही रहता है जी सर। सुषमा बड़ा बेटा था बिंदुसार का। नहीं सर, आपने दिखाया ना। हाँ, इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो क्या होता है, एम्परर बनने से पहले जो अशोक था वो तक्षशिला और उज्जैन के राज्यों का क्या था, गवर्नर था या एम्बेसडर था, तक्षशिला और उज्जैन का। और किसके रीन के, बिंदुसार के टाइम पे। ये भी पॉइंट मेंशन कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइफ्स हैं किसकी, अशोका की, जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। हाँ, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइफ्स हैं अशोका की, जिनसे हमेशा क्या बनते हैं क्वेश्चन। पहला है महादेवी। जो महादेवी है वो अशोका के एक बेटे हैं महेंद्र और एक बेटी है संघमित्र, इनकी मम्मी होती है। और बेसिकली ये दोनों ही बच्चे जो है अशोका के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोका ने इन दोनों को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म को क्या करने के लिए, फैलाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। तो महादेवी के जो बच्चे थे वो कौन थे, महेंद्र एंड संघमित्र या संघमित्र। संघमित्र और महेंद्र, महादेव नहीं महेंद्र। महादेवी अशोका की वाइफ का नाम था, महेंद्र एंड संघमित्र। ये दोनों कहाँ गए थे, श्रीलंका, टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। अब जो दूसरी वाइफ आती है उनका नाम होता है तिसारखिता। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बोधि ट्री, जहां पे क्या अचीव किया था, निर्वाण अचीव किया था किसने, बुद्धा ने, उस वाले ट्री को इन्होंने क्या किया था, कटवा दिया था। किसने तिसारखिता इसने खुद ही काटा था, कटवा दिया था। इज इट क्लियर? हाँ, बोधि ट्री को कट करवा दिया था। अब लास्ट आती है कौरवाकी, करुवाकी लिख लें, KARUVAKI, करुवाकी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौती ऐसी क्वीन है कि
किसकी? अशोका की, जिसका मेंशन इलाहाबाद कोसम पिलर पे मिलता है, जो किसने शिफ्ट करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद कोसम पिलर या क्वींस एडिक्ट, इन दोनों ही नामों से इनको जाना जाता है। या क्वीन पेज जैसे में दिखाता है। क्लियर मेंशन होने का बात किया क्लियर। करूँगा। करुवाकी कौन थी? जिनका नाम इलाहाबाद पिलर पे था या क्वींस एडिक्ट पे था। उसके बाद तिस्सा जो थी, उन्होंने बोधि ट्री को कट करवाया था। जो महादेवी थी, उसकी लड़की उसके का महेंद्र और संघमित्रा। अब इसको याद देखो कैसे करना है। तिस्सा मित्रा टी से स्टार्ट हो रहा है, ट्री टी से, राइट। एम से महादेवी, महेंद्र एम से, संघमित्र अपने आप याद हो जाएगा महेंद्र के साथ। और फिर कौन बचता है लास्ट में? करुवकी ही बचती है, वो अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। इज इट क्लियर? अब देखो, जो अशोका होते हैं वो क्या करते हैं? बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो इनके नेफ्यू होते हैं, जिनका नाम होता है निगरोध, जो 7 साल की उम्र में ही एक मॉन्क बन जाते हैं। हाँ 7 साल उम्र में मोंक। हाँ, वो कन्वर्ट करवाते हैं किसको? अशोका को बुद्धिज्म में। और निगरोध जो नेफ्यू होते हैं अशोका का, वो कन्वर्ट करवाते हैं अशोका को किसमें? बुद्धिज्म में। लेकिन कहीं किसी टेक्स्ट में और भी चीजें लिखी हैं, जैसे कि एक मर्चेंट होता है जिसका नाम होता है समुद्र। ऐसा कहा गया है कि वो समुद्र क्या करवाता है? कन्वर्जन करवाता है अशोका का बुद्धिज्म में। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लोग मानते हैं वो उनके नेफ्यू के द्वारा ही माना जाता है, जिनका नाम क्या होता है? निगरोध। उपगुप्त लिखा है उसमें उपगुप्त लिखा है। उपगुप्त नहीं होगा, समुद्र होगा। अब उपगुप्त है कहाँ है? ये देख लो फर्स्ट पैरा 29 पेज लास्ट इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट उपगुप्त। बच्चों से डिग्री होती है। अब देखो सही आगे है। लिखो, आगे लिखो। जैसे कि मैंने बताया, सर जो दादू ठीक है कि गलत है? जो पेपर में आएगा वो ठीक कर दो। मैं कल चेक करके बताऊंगा। इसको लिखना अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखा रहा है कि मोगली पुत्र तिस्सा को भी माना जाता है कि उन्होंने अशोक को कन्वर्ट करवाया था। मतलब पेपर नहीं आ सकता है। मैं कल कंफर्म करके आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो बात आती है क्या होता है, आगे लिख लो। इसने बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या करवाया था? कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ये कुंजन पहले किसने करवाई थी? सर उसके लड़के ने। किसी का लड़का नहीं, हाँ जिसने मेरे बाप को मारा था, ठीक है। कालाशोक। ऑप्शन दे। पहली करवाई थी अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी चलो अब ये मैंने बता दिया। मुझे लोकेशंस चाहिए। पहली कहाँ पे हुई थी जो अजातशत्रु ने करवाई थी?
मत पलट। आगे सर पीछे था वो आगे गई पहली पाटलिपुत्र, हाँ हाँ राजक्रिया राजक्रिया, दूसरी वैशाली वैशाली पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, तीसरी तीसरी वैशाली तीसरी पाटलिपुत्र। करवा सर वैशाली लिखा किताब में सर ने वैशाली पढ़ाया सर उल्टा हो गया। हाँ तो मैं तुझे मना करता हूँ। मैं सही कह रहा था पहली राजक्रिया, राजक्रिया, दूसरी वैशाली, वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। इज इट क्लियर? यस सर। पहली किसने कराई थी? अजातशत्रु। अजातशत्रु। दूसरी कालासुर का कहाँ से आया? कालासुर। काला शोक पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी क्या अबे मुझे लगा कुछ और बोल रहा है। पहली, अजातशत्रु दूसरी, काला शोक तीसरी, लोकेशन पहली वैशाली, राजगिरिया वैशाली पाटलिपुत्र। अब तूने बोल दिया है, विद नाम कल सुनूंगा और याद होनी चाहिए। जिसने करवाई थी ठीक है सर। साथ में डायनेस्टी भी सुनूंगा, कौन सी किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। पहला हर्यंक, दूसरी ये क्या नाम है? कालासुर का ये उससे शिशुनाथ डायनेस्टी। तीसरा मौर्य। क्लियर? शिशुनाथ कि आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि जो दूसरी जिसके बेटे को काउंसिल हुई थी उसको कौन सी डायनेस्टी के रूलर ने करवाया था, तो विद डायनेस्टी डायनेस्टी याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सर इस फर्स्ट कौन सी पहली राजगिरी अजातशत्रु, दूसरी वैशाली कालाशोक, तीसरी पाटलिपुत्र। अजातशत्रु बोल दिया लिख नहीं रहा है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही जो अशोका होता है वो क्या करता है, राजपाट को त्याग कर एक मॉन्क बन जाता है। उसके बाद जितने भी किंग उसे क्या करते हैं, असीड करते हैं। वो सारे कमजोर होते हैं और उनका जो रीन होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, जिसकी वजह से जो मौर्यन अंपायर होता है वो वीक होते चले जाता है। और मौर्यन अंपायर का लास्ट रोल होता है बृहद्रथ। जो बृहद्रथ होता है वो अपने ही मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा मारा जाता है 187 BCE में। और उसके बाद शुंग डायनेस्टी की क्या होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है। इज इट क्लियर? हमने स्टोन एज से स्टार्ट किया था, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज जिसमें आईबीसी पड़ा, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, महाजनपदाल जिसमें मगध पड़ा, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी, उसके बाद शुंग डायनेस्टी। मगधा में हमने कौन कौन सी डायनेस्टीज पढ़ी? सबसे पहले हर्यंक, उसके बाद ये शिशुनाथ, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। इज इट क्लियर? आज यहीं तक करते हैं। कल एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में जानेंगे। किसकी? मॉडर्न डायनेस्टी। थोड़ी रफ्तार धीरे चल रहा है। ठीक है भाई ये स्पीड तो यार बस सिलेबस हमारा मॉक भी होने वाला था पुलिस का। कब हो रहा है कब हो रहा है? तो सर नहीं लेने वाले 10 तारीख को बोला 10 जुलाई। आज सात नहीं आज 3 3 तारीख एक हफ्ते पहुंच जाएगा। दो चैप्टर है, दो तीन, हाँ? 2-3 चैप्टर है पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में। ओके, ऑनलाइन क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। सर तो हमने बोला कि कोपरनिकस ने की थी